हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल भी किए थे और आज हम एसिड बेस साल्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लायक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हेन ए पीस ऑफ लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन के बारे में जानने की ज़रूरत है कि लाइम स्टोन है क्या। तो लाइम स्टोन हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ये चीज़ तो जानना पड़ेगा। कहता व्हेन ए पीस ऑफ लाइम स्टोन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। अब लाइम स्टोन है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, रिएक्ट करा देते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो HCl हो जाता है। और ये दोनों जब आपस में करता है, ये तुम्हारा हो गया बेस। मेटल का कार्बोनेट जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है और ये तो HCl है तो एसिड है ही। और हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है। और क्या बनता है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाता है। अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर बनता है। इसको बैलेंस करना है तो चूँकि हाइड्रोजन भी इधर 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो रिएक्टेंट में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पहले 2 लगा करके इसको बैलेंस कर देते हैं। ये अब बैलेंस हो गया। अब क्या है, कहता है कि ये लाइम स्टोन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक गैस इज प्रोड्यूस। अब यहाँ गैस के रूप में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब हम ए पीस ऑफ लाइम स्टोन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम लाइम स्टोन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद एक गैस जो होता है सो प्रोड्यूस होता है और उस गैस को यहाँ पर लिखा है X। अब इस गैस का मान हम जान गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो X जो अननोन गैस था वो हो गया CO2। कहता इस गैस को अगर पास करा दिया गया थ्रो लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि गैस के रूप में हो गया तुम्हारा CO2, ये तुम्हारा CO2 गैस हो गया और इसको हम पास करा दिए लाइम वाटर पर। लाइम वाटर को हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। लाइम वाटर का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH का होल ट्वाइस। और जब ऐसा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये तुम्हारा वाटर हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। और यहाँ कहता है कि जैसे ही हम लाइम वाटर में उस गैस को पास कराते हैं, ये वाइट प्रेसिपिटेट वाई बन जाता है। तो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस किया, उस गैस को जब लाइम वाटर से क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है वाइट PPT। ये है वाइट प्रेसिपिटेट और ये तुम्हारा हो गया बाई। ये बाई जो है, जो प्रेसिपिटेट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब कहता है इट इज़ फॉर्म ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ गैस X। अब कहता है कि इसको क्या करना है, अब एक्सेस गैस, अब इसका दूसरा इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से कराते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है कि जो फॉर्म किया बाई, ये बाई आ गया, इस बाई को हम पास कराते हैं एक्सेस ऑफ गैस X। तो एक्सेस ऑफ गैस X का मतलब होता है CO2। X जो है सो CO2 हो गया और ये तुम्हारा हो गया बाई कैल्शियम कार्बोनेट, X हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि द वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्विंग फॉर्मिंग ए सोलबल कंपाउंड। अब यहाँ पर डिजॉल्व करता है तो यहाँ पर वाटर भी दे देते हैं और ये जब आपस में कंबाइन करेगा तो बन जाएगा तुम्हारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस। और ये जो कंपाउंड बनता है ये डिजॉल्विंग कंपाउंड है और ये तुम्हारा Z कहलाता है। ये जो लिखा हुआ है उसका यही हिस्ट्री हुआ। अब तुमको क्वेश्चन में देखना है, कहता व्हाट आर X, Y एंड Z। जब ये तुम कर लोगे तभी तुम X का मान निकाल सकते हो। ये X जो है, ये X गैस के रूप में आ गया CO2। ये Y जो है, ये Y तुम्हारा वाइट प्रेसिपिटेट है जिसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या होता है लाइम स्टोन। और ये Z जो है, ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस। हम प्रश्न का आंसर इसी तरीके से लिखेंगे ताकि हमको परीक्षा में अच्छे अंक मिले। ज़्यादा बहुत लिटरेचर में नहीं जाना है, जो प्रश्न कर रहा है उसका आंसर देना है। अब B है, कहता राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस विच टेक प्लेस। अब एक एक करके देखना है। कहता व्हेन लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन को लिखना है CaCO3, ये तुम्हारा लाइम स्टोन हो गया।
कहता है रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हम HCl, ये हम बगल में लिख देते हैं डाइल्यूट, ये रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्ट करने के बाद बनता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके बाद बनता है H2O, ये बन जाता है। चूँकि यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बेस हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो यहाँ एसिड हो गया। जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर बनता है, ये हो गया। और बैलेंस करने की बात जहाँ तक है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो है, तो इसके आगे हम 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पर हो गया कि व्हेन गैस X रिएक्ट विथ लाइम वाटर। अब गैस X है तो गैस X को हम लोग CO2 आइडेंटिफाई किए हैं, ये लाइम वाटर है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस लाइम वाटर को हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये तुम्हारा हो गया बाई हो गया। और उसके बाद बन जाता है तुम्हारा CaCO3 के अलावा क्या बनता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बन जाता है। तीसरा जो यहाँ कह रहा है कि व्हेन एक्सेस ऑफ गैस X, अब गैस X है तो CO2 हो गया, एक्सेस गैस है। प्लस कहता है कि डिजॉल्व वाइट प्रेसिपिटेट बाई, तो बाई तुम्हारा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 हो गया। प्लस कहता है टू फॉर्म सोलबल, इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए। रिएक्ट कराने के बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, HCO3 का होल ट्वाइस, ये तुम्हारा बाई है। और ये बैलेंस भी है, ये अक्सर बैलेंस होता है कि सोडियम ये किसी भी मेटल के बाई कार्बोनेट को अगर डिजॉल्व करते हैं तो यही चीज़ मिलता है, मेटल का कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, एक फॉर्मूला भी होता है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 फिर हो गया बी में हो गया 1 2 3 मार्क्स ये हो गया, और यहाँ पर हाफ मार्क्स होता है, तो कम से कम ये 4 या 5 मार्क्स का आता है। और हम मार्किंग स्कीम के अनुसार हम उसका उत्तर इस तरह से देंगे तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा है ना ध्यान देना है कि पहले ऊपर वाले को पढ़ लेना है और पढ़ने के साथ कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद X Y Z का भी मान आता है, फिर यहाँ पर जो दिया रहता है सो करते हैं। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ध्यान देना है कि pH वैल्यू ऑफ 5 सॉल्यूशंस, यहाँ पर 5 तरह का सॉल्यूशन दिया गया है जिसको इंडिकेट किया गया है A B C D E, दीज आर गिवन बिलो। A सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 है, B का 5 है ना, C का 7 है, D का 11 है और E का 13 है। अब कहता है कि विच सॉल्यूशन इज, अब एक में क्वेश्चन 1 में दिया गया है, पूछ रहा है यहाँ पर कि वीकली एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, और बेसिक में हम बताए तुमको कि 7 से जब ज़्यादा होता है, 7 पॉइंट समथिंग से शुरू होता है और 14 तक जो होता है, अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग से लेकर के 14 तक होता है तो वो कहलाता है बेस। यहाँ कह रहा है वीकली एल्कलाइन, और वीकली एल्कलाइन में यहाँ जो दिया गया है कि एल्कलाइन 2 है, एक D बराबर 11 है और एक E बराबर 13 है। तो अगर वीकली कहा है तो इस दोनों में वीकली कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये एक का आंसर हो जाएगा D, क्योंकि D का pH वैल्यू जो होता है ये दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर वीकली एल्कलाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इस 2 में कह रहा है कि न्यूट्रल कौन होगा, और हम pH वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यू से ये जानते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल कहा जाएगा। तो यहाँ C जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो 2 का आंसर हो जाएगा C, क्योंकि इसका pH वैल्यू होता है 7। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए हम इसको समझे कि इसको बता देते हैं बच्चों को। और तीसरा है स्ट्रांगली एसिड। अब ध्यान दो, एसिड में क्या होता है कि pH वैल्यू जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो 7 से कम 2 है, एक A बराबर 1 है और एक B बराबर 5 है। तो pH वैल्यू जितना कम रहेगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्ट्रांगली एसिड कौन होगा, तो जितना कम होगा, तो यहाँ A का मान जो है, A का pH वैल्यू 1 के बराबर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये आता है। यहाँ पर A जो होगा सो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसका pH वैल्यू 1 है। फिर इसके बाद तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्ट्रांगली एल्कलाइन।
अब हम बता दिए कि अल्कलाइन दो है, यहाँ डी का मान, डी का पीएच वैल्यू 11 है और ई का पीएच वैल्यू 13 है, ये दोनों अल्कलाइन है। लेकिन जैसे जैसे पीएच वैल्यू का मान बढ़ते जाता है नियर टू 14, जो 14 के करीब में रहेगा वो अल्कलाइन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ई का मान 13 है, लगभग 14 से नीचे है, लेकिन 11 जो है सो 13 से भी नीचे है, इसलिए ई जो होगा मोर एल्कलाइन कंपेयर टू द डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन होगा, तो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा ई, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, जिसका पीएच वैल्यू है 13। और एक आंसर है 5 का, इसको कहते हैं वीक एसिडिक। अब यहाँ पर बताया कि एसिड, यहाँ पर दो तरह का एसिड है, एक ए और एक बी है, एक का पीएच वैल्यू 1 है, दूसरे का पीएच वैल्यू 5 है। तो वीक एसिड किसको कहते हैं, जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहलाएगा बी, है ना, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू होता है 5। बस इसी तरह का क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम क्वेरी कर रहे हैं, और लगातार हम 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी चल रही है। आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन में, जहाँ जो हो, चूँकि इसमें कुछ लग नहीं रहा है, फ्री में इसको पढ़ना है लेकिन बेहतर करना है, और हम आपके बेहतरी के लिए ही इतना प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर पढ़ने के बाद सफलता मिलेगी। धन्यवाद।